नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का एक धुआंधार टाइटल है जिसका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध की एक रचना। और उस रचना का नाम क्या है तो आंसर अपने पास है यहाँ पर अंधेरे में। सबसे बड़ा और क्वालिटी वाला प्रश्न यहाँ से होगा और ये मान करके चलिए कि अगर ये प्रश्न होता है और आपका अगर प्रश्न बनता है तो आप यहाँ पर लीडिंग करेंगे। चूँकि आप सब जानते हैं, आपने आज से पहले भी कई सारे टाइटल्स देख लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि हवा भी नहीं लगी होगी कि अंधेरे में कविता, अंधेरे में वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई रचना है क्या, नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बोलूँगा, जिस कीवर्ड्स के बिहाफ पर ये जो यहाँ अंधेरे में टाइटल एक रचना है, इसमें चूंकि 8 भाग हैं, टोटल 8 भाग हैं, तो इन 8 भागों के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे। यदि उन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स रहेंगे, उस कीवर्ड के बिहाव पर आप अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ये जो लिखी गई रचना है इसको लंबी कविताओं की रचना के अंदर शामिल किया जाता है। अब अगर लंबी कविता वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आता है तो ये कविता वास्तव में लंबी है। इसको पढ़ने के लिए हम जैसे यहाँ पर लोगों को 15 से 18 घंटे लग गए, उसके बिहाव पर फिर इसमें यहाँ पर शानदार वाले क्वेश्चंस जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो मान करके चलिए कि इसका जो जिस्ट है वो जिस्ट आपके पास यहाँ पर कीवर्ड्स के फॉर्म में आता हुआ दिखाई देगा। और प्रश्न भी एक से बढ़ करके एक इसके 8 भागों पर, क्योंकि कविता जो है वो छोटी मोटी कविता नहीं है, बड़ी लंबी कविता है और 8 भाग वाली कविता है, इसलिए इनके 8 भागों पर शानदार वाले आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो इस पिक्चर की तरफ हमें एक बात आती हुई दिखाई देती है कि ये जो अगर काया है तो इसी काया को जल में वापस अगर देखते हैं तो वही बात आती हुई दिखाई दे रही है। इट मीन्स यहाँ पर इसी प्रकार की एक रहस्यमय आत्मा के बारे में कहीं ना कहीं बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो आंसर आएगा कि हाँ। लेकिन इस पार्ट का मर्म क्या है, इस पार्ट का जिस्ट क्या है, एक इनका मैं जो जन्म वाला जो टाइम पीरियड आएगा उस जन्म वाले टाइम पीरियड से भी मैं एसोसिएट कर दूंगा कॉन्सेप्ट को, ताकि यदि कविता के बिहाव पर समझदारी का क्वेश्चन आता है तो आपका हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों का प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना तो पूरा उम्मीद है। चलते हैं यहां से हम आगे की तरफ। पाठ का नाम आपके पास यहाँ पर क्या है तो आपने देख लिया, अंधेरे में, जिसको लंबी कविताओं की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। लिखने वाले विद्वान कौन है तो आंसर है आपके पास गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर यहाँ से बढ़ते हैं इनके इससे रिलेटेड जो परिचय हैं उस परिचय के बारे में। पहला पॉइंट आपके पास ये है कि प्रगतिशील काव्यधारा और समकालीन विचारधारा में भी अत्यंत प्रासंगिक कवि। इट मीन्स यहाँ पर बाई चांस अगर अपने से प्रश्न बन जाता है तो कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा कि हाँ, प्रगतिशील काव्यधारा और समकालीन विचारधारा में भी गजानन माधव मुक्तिबोध साहब जो है वो बड़े प्रासंगिक कवि के रूप में यहाँ पर देखे गए। जन्म समय है आपके पास यहाँ क्या तो आंसर है इसमें 1917। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आप कल्पना करके चलो कि 1947 के पहले का समय है, और 1947 से पहले जब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 17 वाला है। इट मीन्स यहाँ पर 37, उसके बाद में आपके पास 37, 27 और 17। तो ये जो 17 से लेकर के 47 तक का जो टाइम पीरियड रहा होगा, ये कोई नॉर्मल टाइम पीरियड नहीं था। एक कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर बनाने के लिए आप उस समय की जो एक तात्कालिक विचारधारा है, उस समय के जो समाज का जो चित्रण है, उस समाज के चित्रण को यदि आप अपने माइंड में यहाँ पर ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट पर, बिहाव पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इनका जो जन्म है वो शिवपुर पहले जो है जिसे हम यहाँ पर मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत इस स्थान को मानते थे, जब हम यहाँ पर 1947 के पहले के मध्य प्रदेश की बात करते हैं तब की, है ना। फिर यहाँ पर मृत्यु की अगर बात की जाती है तो 1964। आप देखो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं जिए। इट मीन्स अगर अपन कहेंगे कि यूं ही 46-47 साल के आसपास इनका टाइम पीरियड रहा, लेकिन रचनाएं इनकी इतनी धुआंधार वाली है कि उन रचनाओं में वास्तव में जब अगर आप पढ़ते हो तो उस समय की जो तात्कालिक स्थिति होती है उसका बहुत शानदार तरीके से ये चित्रण आपके माइंड में चित्रों के फॉर्म में यहाँ पर उपस्थित कर देते हैं। पैसा अगर देखें तो इनका पैसा है, ये लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, निबंधकार, साहित्यकार, आलोचक और राजनीतिक आलोचक। आलोचक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर राजनीतिक आलोचक भी, क्योंकि कभी कभी इन्होंने इस प्रकार की भी रचनाएं लिखी कि खुद जो है यहाँ पर 1947 की बात की सरकारें ने भी इनको पब्लिश करने से रोक दिया। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें इस प्रकार की बातें होगी,
या जरूरत से ज़्यादा जो है समाज का यथार्थ इन्होंने चित्रण किया होगा, और उस यथार्थ चित्रण को हो सकता है कि लाना नहीं चाहते हो तो वो बाहर नहीं आ पाई, है ना। तो यहाँ से अपने को एक पॉइंट तो ये कि इनका जन्म कहाँ पर है, तो श्योपुर में है, मध्य प्रांत और बरार के नाम से पहले जाना और पहचाना जाता था। चलते हैं आगे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु के रूप में भी जाना जाता है। एक अपने पास यहाँ पर हेडिंग ये भी याद रखना है कि प्रगतिशील और दूसरा पॉइंट आपके पास नई कविता, इन दोनों के मध्य जो है एक सेतु के रूप में भी एक जो विद्वान आता हुआ दिखाता है उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगेन मैंने यहाँ कहा कि यदि कॉन्सेप्ट के अंदर जो कुछ कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पर डिलीवर्ड होंगे उन कीवर्ड्स को आप ध्यानपूर्वक सुनना। वादा है मेरा कि अंदर से आने वाले प्रश्न जो है वो आपके इजी गोइंग टास्क हम बनेंगे। मुक्तिबोध के पूर्वज महाराष्ट्र के जलगांव, इट मीन्स यहाँ पर खानदेश के निवासी थे, मतलब दादा परदादा की जब अगर अपन बात करें तो उनका जो है वो कहाँ है, जलगांव खानदेश। लेकिन यहाँ पर आकर के श्योपुर में जो है वो उनके परदादा वासुदेव जी 19वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र छोड़कर श्योपुर नामक कस्बे में आ बसे थे, जो आज अगर आप देखते हो तो मध्य प्रदेश के एक जिले के रूप में भी आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना। आगे शमशेर बहादुर सिंह ने बताया, मान लो यहाँ पर जो है ये कि इनका जो सरनेम है मुक्तिबोध कैसे आता हुआ दिखाई देता है, तो उसके पीछे यहाँ पर इनका ऐसा कहना है, शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि उनके किसी पूर्वज ने संभवतः खिलजी काल में मुक्तिबोध नामक कोई ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम क्या था, तो यहाँ पर उत्तर है उसका मुक्तिबोध नामक कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था, और उसके ही आधार पर उनके परिवार का नाम यहाँ से जो है मुक्तिबोध चल पड़ा। जैसे आगे का नाम आगे कैसे पड़ा, उसी प्रकार से मुक्तिबोध का नाम कहाँ से आता हुआ दिखाई देता है, तो यह आंसर है मुक्तिबोध नामक जो है ग्रंथ से आता हुआ दिखाई देता है, जो इसमें पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं खिलजी काल में लिखा गया था। फिर यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें तो कुछ रचनाएं जिसमें 2-3 का फेमस आप याद रखना, बहुत ज़्यादा तो नहीं। चांद का मुंह टेढ़ा है सबसे फेमस रचनाओं में से एक फेमस रचना है। फिर भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल दूसरी ये, तीसरा सतह से उठता आदमी, और चौथा कामायनी एक पुनर्विचार। अब कामायनी की जब अगर आप बात करते हो तो आपके माइंड में आता है जयशंकर प्रसाद, लेकिन यहाँ पर लिखा है कामायनी एक पुनर्विचार, है ना। तो ये जो है 2-3 यहाँ पर आप रचनाएं याद रखें। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, और एक नाम आपके पास कामायनी एक पुनर्विचार। बाकी अपनी जगह अगर आपको पहले से याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप इसमें देख लें। अब आगे ये जो पार्ट है, कविता है, ये पूरी कविता 8 भागों में कन्वर्ट है, और 8 भाग अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं। इन बड़े बड़े भागों को जो है मैंने यहाँ पर 50-50, 60-60 वर्ड्स में इनको समाहित करने का प्रयास किया, जिसके बिहाव पर हमेशा मान करके चलेंगे कि अपनी कोई संकल्पना होगी, अपनी कोई अवधारणा होगी जो बनती हुई दिखाई देती है, ऐसा मुझे मालूम प्रतीत होता है, या ऐसा उम्मीद है कि ये काम अपना इसमें यहाँ पर हो जाएगा। ओके वीरेन, चलते हैं यहाँ से भाग 1। देखो पहला प्रश्न तो यदि आया तो यही है कि अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है, ये कितने भागों में है, देना चाहा तो एक प्रश्न यहीं से दे करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके महेश, मनीष, चले आगे यहाँ से। तो इसमें पॉइंट आता है इसमें कि पहला भाग भाग एक का जो एक जिस्ट है कि कविता बड़ी है। अब इसमें यहाँ पर बड़ी लंबी कविता जो है वो अगर अपन देखते हैं तो लगभग 3 घंटे तो अपने को कविता पढ़ने में लग जाएंगे, है ना। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे का यह अंश, इट मीन्स भाग 1 पहला हिस्सा, एक रहस्यमय और दार्शनिक अनुभव, शब्द पकड़ना है यहाँ से, रहस्यमय और दार्शनिक अनुभव को व्यक्त करता है। अब जहां दार्शनिकों की भी बात आ जाए, जहां रहस्य की बात आ जाए कि अरे कोई मेरे पीछे आया, मुझे किसने यहां पर टच कर दिया, जबकि वास्तव में वैसा कुछ नहीं है। अरे मेरी छाया कैसी दिखाई दे रही है, अरे ये जो दीवार के जो यहाँ पर ये जो सीमेंट इस पर जो लगी हुई है, ये प्लास्टर कैसे निकल रहा है। तो ये जो बातें यहाँ पर इसमें आएगी तो रहस्यमय है ना, और दार्शनिक अनुभव को व्यक्त करता है, जहाँ कवि अंधेरे में एक अदृश्य सत्ता की उपस्थिति, एक तो है कौन, आंसर है कवि, एक यहाँ पर कौन, तो आंसर है कवि, जिसको हम यहाँ पर कहें गजानन माधव मुक्तिबोध। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने कहा कि अदृश्य सत्ता, अदृश्य दिख भी नहीं रही लेकिन उसकी एक्टिविटी सारी की सारी मालूम पड़ रही है।
दिख नहीं रही है, अदृश्य दिख नहीं रही है, लेकिन उसकी एक्टिविटी मालूम पड़ रही है। अदृश्य सत्ता की उपस्थिति महसूस करता है अंधेरे में। ये रचना है, अंधेरे में एक अदृश्य सत्ता की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। फिर यहां पर और इसमें दीवारों पर उभरते चेहरे, उसके साथ में यहां पर जल में झलकती हुई आकृतियां और जंगल की रहस्यमयी घटनाएं आत्मसंघर्ष, चेतना के तनाव और अस्तित्व की खोज को दर्शाती है। तो ये जो इसका पहला भाग है, इसका पहला वाले पोर्शंस को अपन ने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स में आपके माध्यम या आप तक इसको पहुँचाने का प्रयास किया, जो अगर हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आगे के जो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, वो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस में हमारा जो एक आभा मंडल है, कॉन्सेप्ट है, वो बन जाएगा। और दूसरा याद रखना है 1917 से 1947 तक का समय, वो समय कैसा रहा होगा, उस दौरान यहाँ पर कैसे मार्शल लॉ लगे होंगे, कैसी आहटें चल रही होगी, उन चीज़ों को जब फिलिंग करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अपना इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। फिर अगला भाग 2 जो इसका कविता है, लंबी कविता है, पहले ही आपने कह दिया। अब इसके भाग 2 में यह अंश आत्मसंघर्ष और आंतरिक द्वंद्व को दर्शाता है। आत्म खुद से खुद संघर्ष कर रहा है और खुद में खुद जो है वो द्वंद्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन है यहाँ पर? तो आंसर है कवि। फिर आगे, कवि अंधेरे में अकेला महसूस करता है। कवि अंधेरे में अकेला महसूस करता है जब कोई द्वार पर दस्तक देता है। यह आगंतुक आत्मबोध और सत्य का प्रतीक है। जो कवि को चुनौती देता है, कवि उसे अपनाना चाहता है लेकिन भयभीत भी है कि न जाने ऐसी कौन सी अदृश्य सत्ता है जो ऐसा तो नहीं हो कि ये मेरा को और कोई नुकसान पहुंचा करके चली जाए, है ना। अंततः वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। उनका खुद का अपना आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, परंतु आगंतुक आ चुका होता है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास भाग 2 का इसका एक समरी है 40-50 शब्दों में। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें भाग 3 की तरफ। यह अंश कविता के एक भयावह स्वप्न का चित्रण करती है। सपना आ रहा है, अदृश्य शक्तियों का भयावह चित्रण, है ना, जिसमें कवि अंधेरे से जागते हुए एक भूतिया जुलूस देख रहा है। भूतिया जुलूस, अदृश्य सत्ता भूतिया जुलूस देख रहा है। यह जुलूस मृत आत्माओं, क्योंकि आप देखो 1917 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो इतना आसान टाइम पीरियड तो नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। पर यदि अगर आप इसको यहाँ पर सही तरीके से समझते हैं तो वास्तव में गजानन माधव मुक्तिबोध आपको उस परिस्थिति में ले जा करके उस समय के समाज का यथार्थ चित्रण आपके समक्ष यहाँ पर रख देंगे। यह जुलूस मृत आत्माओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पत्रकारों, सेना नायकों, उद्योगपतियों और हत्यारों का है। यह भूतिया जुलूस इनका है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके स्वप्न में जो बातें आ रही हैं, जो दिन में षड्यंत्र करते हैं और रात में जुलूस चलाते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको एक शहर के रूप में इंडिकेट किया गया है। फिर आगे, कवि भय और संशय से भर जाता है। अब भय यहाँ पर यही कि न जाने कौन सी और वापस इस प्रकार की बातें हमारे पास आती हुई दिखाई दे रही है। जब वे उसे पहचान कर मारने की धमकी देते हैं, मतलब एक बार ऐसा होता है कि इनको यहाँ पर पहचान लिया जाता है कि ये इस प्रकार की गतिविधियां करता है और समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है, और इसको अब यहाँ से उठा करके, इट मीन्स कवि या लेखक को उठा करके इसे मृत्युदंड की सजा दे दी जाए। कवि भय और संशय से भर जाता है, जो उसे पहचान कर मारने की धमकी देते हैं। अंततः स्वप्न टूट जाता है, अरे ये तो सपना था। फिर आगे, लेकिन उसका असर गहरा रहता है, जिससे कवि को एहसास होता है कि समाज में छिपे राक्षसी तत्व हर जगह सक्रिय हैं। समाज में छिपे राक्षसी तत्व हर जगह सक्रिय हैं और इनको ऐसा लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बातें जो है उन तक जाती हुई दिखाई दे रही हो, जिनके हम यहाँ पर अदृश्य सत्ताओं की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वन तक जाती हुई दिखाई दे रही। ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे उठा करके मृत्युदंड तो न दे दिया जाएगा, है ना। समाज में छिपे राक्षसी तत्व हर जगह सक्रिय है। ये इसका भाग जो 3 है उसका एक जिस्ट है, उसका सार है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला भाग 4 अंधेरे में जो कविता है उसका, यह अंश कविता के अंधेरे में भय, असहायता और आत्मविश्लेषण। देखो, अदृश्य सत्ता है ही, उस समय के समय को आप यहाँ पर माइंड में लेकर के चलो। भय, डर का माहौल तो था, असहाय है ही, आत्मविश्लेषण को दर्शाती है। वक्ता आधी रात में भयभीत होता है। जब 4 का गजर बजता है कि अब लगता है ऐसा ना हो कि अब यहाँ पर कोई न कोई और संकेत मिलने वाला है,
सुबह सुबह 4 बजे का, 4 का बजर, है ना। और उसे मार्शल लॉ जैसी स्थिति का आभास होता है। मार्शल लॉ क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि ये जो है सड़कों पर यहाँ पर सेना और इनके जवान दमक दमक करके आते हुए दिखाई देते हैं। आगे, शहर भय के साये में डूबा है। शहर, पूरा का पूरा शहर भय के साये में डूबा हुआ है कि कहीं मार्शल लॉ तो नहीं आ रहा है। सैनिक सड़कों पर हैं और हर ओर तनाव 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 है। फिर आगे, इसी अंधकार में एक पागल व्यक्ति जागृत चेतना के साथ गाता है। कहते तो है पागल, लेकिन जागृत चेतना में है। इस मीन्स वहां पर वो चेतन अवस्था में, अचेतन नहीं। और वो उसको पागल तो करार दिया जा रहा है, लेकिन वो बुद्धिजीवियों से कम नहीं है। एक पागल व्यक्ति जागृत चेतना के साथ गाता है और उसे समाज की निष्क्रियता पर प्रश्न उठाता है कि ये कैसा समाज है। अब सोचो, सीधी सी बात है, 1917 से अगर हम यहाँ पर 47 तक के आगे की बात बताएं, अपन ये मानकर चलो कि चलो ठीक है, आप अगर 17 के बाद 27 को भी छोड़ दो, 37 और 37 से लेकर के जो 47 तक का भी टाइम पीरियड होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। और वहां पर समाज की निष्क्रियता, क्योंकि हर किसी को डर तो रहता है, भय तो है कि ऐसा ना हो कि उठा करके जो है वो टांग दिए जाएंगे। ठीक, फिर आगे इसमें यहाँ पर यह गीत वक्ता को आत्मचिंतन के लिए बाध्य कर देता है, जिससे उसकी नींद और चैन छीन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कवि की नींद और चैन जो है कहीं ना कहीं छीनती हुई दिखाई देती है। और लगता है कि यार ये कैसे पागल है, जबकि यहाँ पर इसके द्वारा जो गाए जाने वाले गीत है वो तो लोगों में यहाँ चेतना को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भाग 5 की तरफ। यह अंश क्या कहता है इसका कविता का? यह अंश कवि के अंधेरे में भय, अस्थिरता और आत्ममंथन के क्षणों को दर्शाता है। कुछ कुछ बातें जो है यहाँ पर भाग 3 से 4, भाग 4 से 5 में, क्योंकि आप अलग अलग तो नहीं कर सकते हो, पूरी कविता तो एक ही है, लेकिन उसको टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ तोड़ करके लिखा गया है। अचानक किसी अजनबी के स्पर्श से वह घबरा जाता है। अब मान लो जैसे ये है कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ और एक अदृश्य सत्ता, रहस्यमय घटनाएं, दार्शनिक चिंतन तो यहाँ चल ही रहा है। पता चला कि पत्ता यहाँ आकर के गिरा, अरे क्या आ गया, एकदम से जो है वो दुबक गया मैं यहाँ पर, जबकि वो था क्या, वो बरगद का एक पत्ता था। क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा रहा होगा, भय ऐसा रहा होगा कि पत्ते से भी आदमी यहाँ पर बिदकता हुआ दिखाई देता है। अचानक किसी अजनबी के स्पर्श से वो घबरा जाता है, पर यह मात्र एक पत्ता था, बरगद की पेड़ का एक पत्ता था जो इनके ऊपर आकर के गिरता है और इसी में ही बिदक जाते हैं। आगे, भागते हुए गुफा में पहुंचता है जहां चमकते मणियों के प्रतीक, जो मणियां हैं उसमें मणियों के प्रतीक अनुभव, वेदना और आत्मबोध को देखता है, जो अंततः उसके विचारों को प्रतिबिंबित करता है कि अरे जरा से पत्ते जैसी चीज से डर रहा है क्या। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर भाग 5 के अंतर्गत आने वाली बात है। भाग 6 में देखें, यह अंश भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का गहरा विश्लेषण, सामाजिक राजनीतिक, गौर करो उस समय का सामाजिक स्थिति का भी और राजनीतिक स्थिति का भी, है ना, क्योंकि उस दौरान में यहाँ पर कुछ ऐसे भेदी थे जो यहाँ के अंदर की बातें सब वहाँ पहुँचा दिया करते थे। भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो भाग नंबर 6 है ये कविता। फिर आगे, यह अंधकारमय व्यवस्था, चूंकि उस दौरान व्यवस्था कैसी रही होगी, नो डाउट यहाँ पर इसी प्रकार की होगी, अन्याय और संघर्षशील चेतना को दर्शाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़े, भाग 7, यह अंश कवि की मुक्ति के बाद की मानसिक अवस्था, इसका मतलब है कि आप मुक्त हो गए, अब उसके बाद की मानसिक अवस्था कैसी रहेगी, तो अच्छी रहेगी, को दर्शाया गया है। छायाएं उसका पीछा करती हैं, रहस्यमय चीज़ें उसका पीछा कर रही है, और वह साथी खोजता है जो अंधेरे में भी प्रकाश का संदेश दे रहा था, और उस साथी को खोज रहा है जो अंधेरे में भी, उसको ये पता था कि अंधेरे के बाद भी उजाला आएगा, प्रकाश दे रहा। बिजली के फूलों की तुलना स्वप्न और क्रांति की शक्ति से की गई है ना। फिर यहाँ पर कवि समाज में बदलाव की इच्छा रख रहा है और असंतोष से भरकर परिवर्तन की तलाश करता है कि अरे अब तो जागो। अंततः वह जनता के संघर्ष, विचारों और चेतना से जुड़कर समाज की वास्तविकता को स्वीकारता है और समाज के यथार्थ को बहुत बढ़िया तरीके से चित्रित कर देता है। इसी प्रकार से इसका भाग 8, जो लास्ट आपने यहाँ पर समझदारी के कोने वाला पॉइंट है, फिर प्रश्नों की यहाँ पर एक से बढ़कर के एक क्वालिटी वाले प्रश्न मिलेंगे, जो अपने को पूरा पाठ
को समझाने में पूरी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपको एक नए ढंग से अंदाज से ये मिल रहा होगा, इतनी उम्मीद है। भाग 8, यह अंश समाज की विडंबनाओं, विद्रोह और आत्मसंघर्ष को व्यक्त कर रहा है। यह किसी अनिष्ट घटना, अनिष्ट का मतलब कोई बुरा होने की घटना, यह किसी अनिष्ट घटना के बाद उत्पन्न अराजकता कि कोई बुरा हो गया, अब यहां से अराजकता फैलेगी। भय और निष्क्रिय बौद्धिक वर्ग, देखो क्या बढ़िया बात कही, भय और निष्क्रिय बौद्धिक वर्ग की चुप्पी। इसका मतलब है कि जो उस दौरान का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो चुपचाप बैठा हुआ था। और कभी कभी हमारे समाज विशेष में यही सबसे बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं कि जिसको बोलना चाहिए वही चुप बैठा हुआ है। और बौद्धिक वर्ग की निष्क्रियता है ना, कवि सत्ता के दमन और जनता की पीड़ा को महसूस करता है, जनता की पीड़ा को महसूस कर रहा है। फिर आगे एक रहस्यमय शक्ति जो पहले भाग से अपनी चालू हुई है, परिवर्तन की ज्वाला और विद्रोही ऊर्जा कवि के मन को आंदोलित कर रही है। वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति को खोजता है। परम अभिव्यक्ति मतलब उनको लगता है कि मेरी अभिव्यक्ति कहीं खो गई थी, इसको इन्होंने यहाँ से फिर खोज निकाला, जो सामाजिक अन्याय और संघर्ष के बीच सत्य और क्रांति का उभार बन करके उभरती हुई दिखाई देती है। तो इस पूरे पाठ को यदि आप अगर सही तरीके से एनालिसिस करके आप चाहते हो कि एक एक प्रश्न जो है वो मायने रखता है, तो यहाँ आने वाली बातें आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलते हैं शानदार वाले विगत वर्षों के प्रश्नों के सहित नए संभावित प्रश्नों की ओर, जो अपने को वहां पर मिल सकते हैं और बन सकते हैं, और प्रश्नों का यहां अंधेरे में कविता पर खजाना मिलेगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट आया कि मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर आप यहां पर दे पाएंगे, आप इसमें यहां पर इसका उत्तर दे पाएंगे, इतनी उम्मीद है ना। जब अगर अपन देखते हैं इसमें, तो हालांकि टिक का निशान पहले ही आ गया, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल इसमें यहाँ पर मयूरी का, दीपक का आदि का उत्तर जो है इसमें यहाँ पर, रजनीश का आदि का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। अब क्या सही है? बिल्कुल सही बात कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, गजानन महादेव मुक्तिबोध का। बिल्कुल, कुछ लोगों ने तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इसमें शिवपुर इसका उत्तर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुक्तिबोध किस काव्य धारा से जुड़े थे? ए छायावाद, बी प्रगतिशील, सी रहस्यवाद और डी नवगीत। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या होगा? तो ये होगा इसका प्रगतिशील, है ना। चलते हैं यहां से आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी, अर्थात इनका देहांत कब हुआ था? ए 1947, बी 1964, सी 1956 और डी 1971। बिल्कुल सही जवाब। इसमें अपन ने यहाँ पर देखा था कि लगभग 46 ईयर के आसपास इनका जो है वो टाइम पीरियड रहता है। तो यहाँ इनका समय क्या है? तो आंसर है अपने पास 1964 जो है इनका देहांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्तिबोध का प्रमुख काव्य ग्रंथ है? ए नंबर 1 तार सप्तक, नंबर 2 भूरी भूरी खाक धूल, नंबर 3 सी युग चेतना और नंबर डी सप्तपर्णा। बिल्कुल वहां पर अपन ने देखा था कि एक पॉइंट था उसमें चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा पॉइंट भूरी भूरी खाक धूल के रूप में हम देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है अपने पास यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और मतलब यहां पर दो का जो एक सेतु के रूप में इनको जाना पहचाना गया, तो वो पॉइंट क्या है इसमें? बिल्कुल सही जवाब। देश देश के बीच सेतु माना जाता है। इट मीन्स यहां पर क्या आंसर है? सही जवाब। इसका उत्तर है आपके पास नई कविता, आंसर यहां पर जाएगा। तो 5 का उत्तर गया ए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुक्तिबोध के पूर्वज। इट मीन्स यहां पर अगर अपन बात करें दादा परदादा कहां के निवासी थे? ए पुणे, बी नागपुर, सी जलगांव खानदेश और डी ग्वालियर। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या आएगा? जलगांव खानदेश, और यहीं से आकर के ये श्योपुर में बसे थे, है ना। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है? इसका उत्तर है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चांद का मुंह टेढ़ा है किस विधा से संबंधित रचना है? ए ये उपन्यास है, बी ये निबंध संग्रह है, सी ये कविता संग्रह है, या डी ये नाटक है।
बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ये एक कविता संग्रह के अंतर्गत इनको यहाँ पर रखा गया है, तो इसका उत्तर क्या है, ये है आपके पास सी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुक्तिबोध के अनुसार सच्चे साहित्यकार की क्या भूमिका होती है? अच्छा प्रश्न है। ए, केवल मनोरंजन कराना, बिल्कुल नहीं। बी, समाज की समस्याओं से दूरी बनाए रखना। सी, सामाजिक यथार्थ को उजागर करना। डी, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना। तो इनका जो अच्छा जो साहित्यकार होगा उसका मुख्य काम होता है कि जो समाज की जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक जो, इसमें यहाँ पर दूरी बनाए रखना नहीं, गलत जगह सिंबल लग गया था, सामाजिक यथार्थ को उजागर करना। और इन्होंने भी उसी समय का जो वहां पर था उसी को उन्होंने उजागर किया था। तो इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, तो है अपने पास सी, सामाजिक यथार्थ को उजागर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध के पूर्वजों ने किस नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसकी वजह से इनका नाम यहां पर पीछे की तरफ मुक्तिबोध लगता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल सही जवाब, मुक्ति गाथा 9, ज्ञान गंगा 9, तत्वबोध 9। उत्तर इसमें यहां पर क्या जाएगा, मुग्ध बोध, है ना। एक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की थी खिलजी काल में, और उसी से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं ये मुक्तिबोध की तरफ रवाना हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। कविता में कोई एक किसका प्रतीक है? अब यहां से हमने जो इसके पॉइंट हैं वो चालू हो गए कविता पर प्रश्न। अंधेरे में जो कविता है उसके भाग 1 से रिलेटेड आपके पास प्रश्न यहां शुरू स्टार्ट। कविता में कोई एक किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है? ए, किसी अज्ञात शक्ति का, बिल्कुल सही जवाब। बी, कवि की आत्मा का, हाँ, बीच बीच में इनको ऐसा लगता है, कवि की आत्मा का। सी, समाज में व्याप्त रहस्यमय शक्तियों का, हाँ। तो फिर इसका यहां पर सटीक उत्तर क्या जाएगा, तो इसका सटीक उत्तर जाएगा वो है इसमें उपर्युक्त सभी। सटीक उत्तर इसका क्या है, तो सटीक उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। क्योंकि जब अगर हम यहां पर इसकी पहले वाले पॉइंट्स को जब अगर देखते हैं भाग 1 को, तो उसमें यहां पर कोई एक से किसका प्रतीक है, तो इन सब का उसमें उत्तर जाता है ना। चलते हैं प्रश्न 1 से बढ़कर के 1 श्रृंखलाएं शुरू। कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जिसकी सहायता से आपके यहां पर कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। नंबर 2 या 11, कविता में फूले हुए पलिस्तर, इट मीन्स जैसे ये दीवार है, तो इस भाग 1 के अंतर्गत यहां पर बात होती है कि इसमें अगर अपन ने पलिस्तर किया है सीमेंट से, तो ये फूला हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है ना। कविता में फूले हुए पलिस्तर गिरने का क्या संकेत है? चूंकि फूल गया तो निश्चित है कि वो गिरेगा भी। ए, पुरानी सोच का खंडित होना। बी, किसी प्राकृतिक आपदा का आना। सी, घर की मरम्मत की आवश्यकता। और डी, आत्मा का जागरण। तो यहां पर प्राकृतिक आपदा से लेना देना नहीं, घर की मरम्मत की आवश्यकता से लेना देना नहीं, आत्मा के जागरण से मतलब नहीं है, पुरानी सोच का खंडित होना। फूले हुए पलिस्तर, इट मीन्स यहां पर पलिस्तर था, पुराना हो गया, फूल गया, गिर रहा है, इट मीन्स यहां पर पुरानी सोच को जो है कहीं ना कहीं खंडित करना होगा। तो इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या जाएगा, आंसर अपने पास ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कविता में तालाब के शीशे में उभरने वाली आकृति किसका प्रतीक है? तालाब में यहाँ पर जाकर देख रहे हैं तो उसी प्रकार से जब ये इनको ऐसा लगता था कि मैं दिख रहा हूँ, वापस मैं ही उसमें दिख रहा हूँ। आत्मचिंतन और अंतर्मन की छवि आ रही है इससे। बी, मृत्यु का संकेत है क्या? सी, किसी भूत प्रेत का आभास है। और डी, समाज की कुरूपता। समाज की कुरूपता से कोई मतलब नहीं, मृत्यु के संकेत से कोई मतलब नहीं। बेसिकली ये जो शब्द है ना, अब यहाँ से कीवर्ड मिलना चालू। इसमें अंदर, इस पाठ के अंदर ये जैसे आत्मचिंतन, अंतर्मन, भय, संघर्ष आदि प्रकार के शब्दों को अपने पास यहाँ पर रखना। अगर जब आप इनको रखोगे तो इसके अंदर जो प्रश्न यहाँ पर आएंगे उससे अपनी संकल्पनाएं यहाँ पर मजबूत होगी। ठीक है, तो किसी भूत प्रेत का आभास अंतर है, उस तरह यहाँ पर नहीं। आंसर इसमें यहाँ पर क्या है, आत्मचिंतन और अंतर्मन की छवि से कहीं ना कहीं इस प्रश्न का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कविता में लाल लाल मसाल किसका प्रतीक है? अब देखो, लाल लाल मसाल, मसाल है वो जल रही है, अब लाल है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रकाश प्रकाश दिखेगा। चलते हैं, क्या है? ए, क्रांति और संघर्ष का। बी, रोशनी और अंधकार के संघर्ष का। सी, किसी रहस्यमय घटना का। और डी, धार्मिक अनुष्ठान का। तो इसको तो काट दो,
किसी रहस्यमय घटना को भी अभी यहाँ काट दो, क्योंकि लाल लाल मसाल में जो है इन दोनों में से अपने को यहाँ पर किसी अपशिष्ट को लेना है। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसका उत्तर क्या है कि लाल लाल मसाल का जो संबंध है, अब यहाँ ये है कि अब क्रांति और संघर्ष के लिए हम खड़े होने वाले हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर भाग 1 के संदर्भ में ए इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है और हो सकता है कि प्रश्न यही आ जाए, वह रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है। मतलब यहाँ पर अंधेरे में कविता के संदर्भ में वह रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है। ए कवि का स्वयं का ही दूसरा रूप, बी कोई ऐतिहासिक महापुरुष, सी कोई अदृश्य शक्ति और डी मृत्यु का देवता। तो ये जो है दो बातें यहाँ से आपके पास इसमें क्रॉस होती है, कटती हैं। अब इसका उत्तर अपने को यहाँ से सटीक लेना है। तो जब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर उसमें यह है कि जैसे उसने कहा कि भाग 1 के अंतर्गत ये जब उसमें जल वाला प्रतिबिंब खुद को खुद का दिखाई देता है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर है कि कवि को स्वयं का ही कोई दूसरा रूप जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद की ही आत्मा नजर आती हुई दिखाई दे रही है इसमें। तो उत्तर क्या है इसका, वो है यहाँ ए। फिर नेक्स्ट पॉइंट 15, कविता में मसाल बुझ जाना किसका संकेत है। ए क्रांति का विफल हो जाना, बी समाज में व्याप्त अज्ञानता, सी आत्मबोध का बाधित हो जाना और डी सभी विकल्प सही है। क्रांति का विफल हो जाना, बिल्कुल इनको लग रहा है कि ऐसा तो न हो कि विफल हो रही हो। समाज में व्याप्त अज्ञानता, बिल्कुल यहाँ पर समाज में व्याप्त अज्ञानता है। आत्मबोध बाधित हो रहा है, हाँ, तो क्या उपरोक्त सभी लगा दें। तो उसने कह रहा है कि हाँ उपरोक्त सभी लगा दो आप, सभी विकल्प इसमें यहाँ पर मसाल बुझ जाने से रिलेटेड कहीं ना कहीं भाग 1 के संदर्भ में जाते हुए दिखाई देते हैं। चलते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, कविता में अंधेरा। या तो प्रश्न ये आ जाएगा कि कविता में अंधेरे में कविता है, तो अंधेरे में कविता में अंधेरा किसका प्रतीक है। तो सब यहाँ अंधेरा 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 ही है, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो समाज की जड़ता, अज्ञानता, आध्यात्मिक शून्यता और इसमें यहाँ पर और मानसिक द्वंद्व। तो आंसर आता है कि हाँ समाज की जड़ता, निष्क्रियता, अज्ञानता, आध्यात्मिक रूप से सब शून्य और मानसिक रूप से द्वंद्व। तो इसका उत्तर यहाँ पर सटीक में क्या जाएगा, ये है इसमें भी उपयुक्त सभी, है ना। तो आंसर अपने को यहाँ पर भी क्या देना है, तो इसका उत्तर है आपके पास डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कविता अंधेरे में किस तत्व की प्रमुखता है। ठीक है, कविता अंधेरे में किस तत्व की प्रमुखता है। बेसिकली ये जो इसका कविता अंधेरे में जो इसका भाग 2 है उसका ये प्रश्न है कि कविता अंधेरे में किस तत्व की प्रमुखता है। तो अंधेरे में यहाँ पर किसका प्रतीक है, तो अपने को इसमें यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। उत्तर आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल रमेश रमा आदि का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। आंसर इसमें यहाँ पर आएगा वो है अंधेरे में, अंधेरे से यहाँ पर कनेक्शन है। ठीक है, चलते हैं 18, कविता में सांकल बजना। भाग 2 में इसकी यहाँ पर चर्चा होती है। कविता में सांकल बजना का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है। ए कोई अतिथि आ गया है, अतिथि का आगमन, बी जीवन में कोई चुनौती आने वाली है, सी किसी प्रियजन की वापसी है, डी मन की शांति। अब देखो 17 में जन्म है, 47 से पहले बहुत कुछ होशियार हो ही गए होंगे, लिखना स्टार्ट कर ही दिया था अच्छी तरीके से। सांकलें बज रही है, ऐसा तो नहीं है कि पैरों में डलने वाली है। इस कीवर्ड की भांति अगर आप इसको यहाँ पर लगाओगे उत्तर, तो आपका उत्तर जो है वो सही दिशा में जाएगा कि यार जीवन में कोई ना कोई और चुनौती आने की संभावना है, इसलिए सांकल बज रही है। बाकायदा ये भाग 2 वाले अंश में यहाँ पर अपनी इस बात को उठाते हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19, कवि को किस चीज से डर लगता है। ए समुद्र की गहराई से, इसकी चर्चा नहीं है यहाँ। प्रेम से इसकी चर्चा नहीं है। समाज से इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे गह्वर या ऊंचाइयों से जो है इस भाग 2 में बताया गया है डर लगता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा, अगर बाई चांस प्रश्न मिल जाए तो इसका उत्तर अपने को देना है, ये है यहाँ पर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, कविता में प्रिय कौन है जिससे कवि कतराता रहता है। ए एक कोई रहस्यमय व्यक्ति, बी मृत्यु, सी उसका गुरु और डी बचपन का मित्र। बचपन के मित्र की बात नहीं है, उनके यहाँ पर गुरु की कोई बात नहीं है। अब इसमें यहाँ पर जिसकी जब अगर अपन बात चालू करते हैं
तो इसका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट भी आपको ये कहता है कि रहस्यमय कोई ना कोई चीज़ें हैं और कवि जो है उससे वहाँ पर कतरा रहा है, तो आंसर है यस। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा कि कविता में प्रिय कौन है। भाग 2 में इसकी चर्चा होती है, जिससे कवि कतराता रहता है, इट मीन्स कवि दूर भाग रहा है। तो इसका आंसर है आपके पास एक रहस्यमय व्यक्ति से यहाँ पर आंसर लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कवि किस स्थिति में पड़ा हुआ है। ए समृद्धि में, नहीं, दौर उस दौरान का ऐसा है और पाठ का जो मैटर जिस दिशा में जा रहा है इसकी यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। यात्रा पर निकला हुआ नहीं, प्रेम में डूबने की कोई बात ही नहीं है, वो तो वहाँ पर आहत है, शत विशत है, विक्षत है, क्योंकि चारों तरफ जिस प्रकार की स्थिति को ये देख रहे होंगे और अपने आप को फिर ये अंधेरे में महसूस करते होंगे, तो उस दृष्टि से यहाँ पर इसका सटीक वाला पॉइंट ये कॉन्सेप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आपका यहाँ से इसमें बनेगा, तो ये उत्तर इसमें क्या जा रहा है, तो इसका उत्तर है अपने पास बी, आहत और छत विक्षत, है ना। चलते हैं 22, कवि किस चीज को सह नहीं सकता। तम अंतराल में भविष्य का नक्शा, तम मतलब अंधेरा, अपनी प्रिय का प्यार, इसकी चर्चा नहीं है यहाँ, समाज की प्रशंसा, इसकी चर्चा नहीं है, प्रकृति की सुंदरता, इसकी चर्चा नहीं है। तम अंतराल, तम मतलब अंधेरा, तो ये और अपने को यहाँ पर कीवर्ड्स की सहायता से प्रश्न पकड़ने का मौका मिला। तम अंतराल में भविष्य का नक्शा, है ना, तो किस चीज को सह नहीं सकता, तो वो कह रहा है कि हमारा भविष्य का नक्शा इस अंधेरे में यहाँ पर कैसा होगा हमको नहीं पता। तो उत्तर है यहाँ पर आपके पास ए। अगला चलते हैं 23, कविता में किसके प्रतीकों का प्रयोग अधिक हुआ है। ए प्रकृति और प्रेम का नहीं, युद्ध और शांति का नहीं, जल और अग्नि का नहीं, अंधेरा 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 और डार्कनेस, इससे बोल्ट ऑफ लाइट की तरफ जाना है, प्रकाश के स्तंभ की तरफ जाना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके पास कि किसके प्रतीकों का अधिक प्रयोग हुआ है, बिल्कुल आकाश आदि लोगों का इसमें यहाँ पर, भावना आदि लोगों का उत्तर सही है। आंसर है यहाँ पर अंधेरा प्रकाश, है ना। तो उत्तर देना है अपने को यहाँ पर क्या, तो यहाँ जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। रस्सी के फूल का क्या प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। ए साहसिक यात्रा, बी संघर्ष और जोखिम, प्रेम की राह और सामाजिक बंधन। ये जो है यहाँ पर इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, प्रेम की राह, सामाजिक बंधन। अब उन्होंने कहा कि रस्सी के पुल, रस्सी के पुल, अब यहाँ पर रस्सी का पुल है तो उस पर चलना कहीं ना कहीं संघर्ष तो लगेगा, और अगर संघर्ष लगेगा और जोखिम भी हो सकता है कि रस्सी के पुल पर से अगर गिरे तो स्थिति हमारी क्या होगी ये जानते हैं, इसलिए इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा, सही उत्तर बिल्कुल इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर बी। तो 24 का जो है वो है आपके पास इसमें बी। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, इसमें अगला है कविता में दरवाजा खोलने की प्रक्रिया किसका संकेत देती है। दरवाजा खोल, ए नए अवसरों को स्वीकार करने का, बी एक नई यात्रा शुरू करने का, डी भय से लड़ने का, सी भय से लड़ने का, और डी उपरोक्त सभी का। तो यदि अगर आप इसको यहाँ पर एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो ये सारी ही चीज़ें कविता का जो अंधेरे में कविता का जो भाग 2 है उसमें सारी बातें आती है कि बेटा दरवाज़ा खोल, अवसर को स्वीकार कर, नई यात्रा शुरू कर और भय से लड़, नहीं तो कब तक डर डर के तू जो है तेरे ऐसे अपने आप को यहाँ पर कोठरी में बंद रखेगा, है ना। तो इसका उत्तर क्या है, ये है इसमें उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, कविता में गुरु का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है। ए आत्मबोध और मार्गदर्शन का, पारिवारिक सदस्य नहीं है, एक धर्मगुरु नहीं है, एक विद्वान व्यक्ति नहीं है, गुरु खुद ही खुद है, तो इसलिए आत्म का बोध। तो यहां पर इसका क्या रहेगा कि गुरु का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, तो आत्मबोध और मार्गदर्शन खुद खुद को ही करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो एक रहस्यमयी, एक जो अदृश्य सत्ता है वो यहां पर आ रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हीं की छाया इनको परेशान कर रही हो, है ना। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है, तो आंसर यहां पर है ए बिल्कुल। चलते हैं 27 की तरफ। कमजोर घुटनों को बार बार मसल, देखो कीवर्ड है यहां पर, कमजोर घुटनों को बार बार मसल। इट मीन्स यहां पर इस पंक्ति का क्या संकेत है कि व्यक्ति ये कहता है कि कोई थक गया है,
हिम्मत जुटाने की बात कर रहा है इसमें, या फिर इसमें अपनी संघर्ष से भागने की बात, या बीमार होना। तो उसने कहा कि मत बीमार हो, संघर्ष से भागे मत, तेरे घुटने जो हैं वो तेरे को लग रहा है कि कमज़ोर हो गए, उनको मजबूत कर, हिम्मत जुटा और डटा रहे। हिम्मत जुटाएगा, डटा रहेगा तो तेरा अपना काम हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो उत्तर बिल्कुल इसमें यहाँ पर सटीक फॉर्म में क्या जाएगा, तो इसका सटीक फॉर्म में अपने पास आंसर है वो है बी, हिम्मत जुटाना। मैं जानता हूं कि ये कविता जो है वो आपके जो CPU खोखा है इससे बाहर की है, लेकिन प्रश्न अगर मिलता है तो वो प्रश्न आज के सेशन के बाद आपका अंदर का है। इसलिए बनने वाले सारे प्रश्नों से एक आपकी धारणा बन जाएगी। इसके बिहाव पर यदि आपके पास क्वेश्चन आसपास के आएंगे तो आप इजी गोइंग टास्क में इसको टिक कर पाएंगे। इसलिए इस पार्ट को बड़े इत्मीनान के साथ पूरा और शानदार तरीके से अंडरस्टैंड करना है अपने को, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भाग 2 के अंत में कवि को क्या पता चलता है जब कविता का भाग 2 है, उसका अंत हो रहा है। ए, द्वार पर आया व्यक्ति चला गया। बी, वो अपने डर से जीत गया। सी, उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। और डी, उसे नया मार्गदर्शन मिल गया। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास क्या होगा कि अंत में, यहाँ पर जब इसका अंत होता है भाग 2 का, तब वहाँ पर इनको ऐसा चलता है कि द्वार पर आया व्यक्ति जो है वो चला गया। अब यहाँ देखो, द्वार पर आने की जब बात अगर अपन करते हैं तो बेसिकली द्वार पर आया ही कौन था, है ना। तो चूंकि यहाँ पर पूरी की पूरी कविता प्रतीकात्मक फॉर्म में जाती है, इसलिए अपने को इसमें यहाँ पर देखना है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ए। फिर अगला 29, भाग 3 के प्रारंभ में। भाग 3 की बात है स्टार्ट। प्रारंभ में कवि किस स्थिति में है। ए, वह स्वप्न और जागृति में अंतर नहीं कर पा रहा है। वह किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। वह गहरी नींद से सो रहा है। वह किसी सभा को संबोधित कर रहा है। तो वह स्वप्न और जागृति में अंतर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब वो अचानक वहाँ पर सपना जब उसको आता है और फिर वहाँ सपना जब बीच में टूट करके जब वो उठता है, तब और कुछ तो उसको समझ नहीं आता कि अरे मेरे द्वारा देखी गई बात है ये सपने में थी या वास्तव में थी, है ना। तो इसका कविता का जो भाग 3 है उसका प्रारंभ ही यहीं से होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा कि वह स्वप्न और जागृति में अंतर नहीं कर पा रहा है। फिर अगला 30, पीटे गए बालक सा मार खाया। पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा पंक्ति किस भावना को प्रकट करती है। बाकायदा इसमें यहाँ पर पार्ट 3 में जो है इस प्रकार की बातें हैं। उल्लास को नहीं, है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। क्रोध नहीं, भय नहीं, पीटा हुआ बालक। तो पीटा हुआ बालक इट मीन्स यहाँ पर उस दौरान की चीज़ें याद करो, तो कहीं ना कहीं उदास होगा और उदास के साथ वापस जो है वो संघर्ष के मोड़ में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा, ये भी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर अपने पास बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, कविता में टॉलस्टॉय, बेसिकली यहाँ पर एक अच्छे फेमस विद्वान हैं, का संदर्भ क्यों दिया गया है। ए, क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। नो, क्योंकि वे सैनिक थे। नो, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। नहीं, क्योंकि वे रूसी साहित्यकार और एक महान उपन्यासकार थे जिन्होंने अपनी इस भाग 3 के अंदर इस बात का टॉलस्टॉय का जिक्र किया है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, है ना। तो क्योंकि वे रूसी साहित्यकार, साहित्य के महान उपन्यासकार थे, तो ये जो है इसका यहाँ पर कि क्यों दिया गया है संदर्भ, एक महान साहित्यकार होने के नाते दिया गया है। फिर अगला चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में शीत भरे का क्या तात्पर्य है। शीत का तो मतलब ठंडा होता है, तो इसलिए गर्म उत्तर नहीं होगा। खुशी से भरी रात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की ज़्यादा चर्चाएं नहीं है। बिजली की चमक से कनेक्शन नहीं है। शीत मतलब ठंडा, से थर्राती रातें, इट मीन्स यहाँ पर डरावनी की, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्शल लॉ लगने वाला है, सबके पैरों में बेड़ियाँ लगने वाली है, सबकी धुआंधार तरीके से कोई सुताई पिटाई तो नहीं होने वाली है। तो इसका उत्तर यहाँ क्या जाएगा, इसका उत्तर अपने पास वो है बी, है ना। तो आंसर है यहाँ पर इसका ठंडी और डरावनी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कविता में कवि किस रहस्यमय घटना का वर्णन करता है। ए, एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति,
एक भूतिया जुलूस की कल्पना, एक राजनीतिक सभा, एक प्राकृतिक आपदा। इन दो की चर्चा तो है नहीं। अब ये 2 पॉइंट अपने पास है यहाँ पर, इन दोनों में से जो है इसका उत्तर आप यहाँ पर क्या लेंगे? बिल्कुल सही जवाब, एक भूतिया जुलूस की कल्पना, है ना, जिसमें वहाँ पर प्रेत आत्माओं और आदि की बात भाग 3 के अंदर उन्होंने धुआंधार तरीके से की है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे 34, गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटकी। गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटकी में गैस लाइट का क्या संकेत? ए, आधुनिक तकनीक की उपलब्धि नहीं, प्रकाश का त्यौहार नहीं, किसी युद्ध की तैयारी नहीं। गैस लाइट, अंधकार तो है, अंधेरा तो है, पर अंधेरे में हल्की सी कहीं ना कहीं रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका उत्तर जाएगा वो है बिल्कुल बी, यहां पर आंसर जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसी से इसको जोड़ करके आप याद रख लेना। अगला पॉइंट, कविता में भूत पिशाच काय किसे कहा गया है? ए, पत्रकारों को, बी, सैनिकों को, सी, शहर के षड्यंत्रकारियों को, भाग 3 में उल्लेख है इसका, विदेशी आक्रमणकारियों को नहीं। बिल्कुल सही जवाब, लाजवाब, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ से इतने प्रश्न सुन करके कॉन्सेप्ट आपका बनने लग गया। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो आप अपने मित्रों यारों के मध्य भी इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको भी लगे कि यार हमने भी उनको अंधेरे से उजाले में ला दिया। तो यहाँ पर जिसकी चर्चा है वो है शहर के षड्यंत्रकारियों की, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि को कौन सी सजा मिलने की आशंका है? षड्यंत्रकारी हैं, बात ऊपर बता दी, तो ऐसा ना हो कि पकड़ करके, बिल्कुल समाज से बहिष्कार नहीं, देश निकाला नहीं, संपत्ति की जब्ती नहीं, क्या बिल्कुल मृत्यु दंड का भय जो है उन्हें वहां पर मिलने की आशंका है। इसका उत्तर जाएगा वो है इसमें बी। चलते हैं 37, भाग 3 का मुख्य भाव क्या है? ए, प्रेम और शांति की महिमा, सवाल ही नहीं उठता, ये कविता इस दिशा में ले ही नहीं जाती। भारतीय संस्कृति का गौरव बात ही नहीं है, प्रकृति का सौंदर्य बात ही नहीं है, समाज में फैले षड्यंत्र और भय का चित्रण। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा वो क्या है इसमें यहाँ पर? बी, समाज में फैले षड्यंत्र और भय का चित्रण, है ना। तो आंसर अपने पास है इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता में रात के समय किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है? अंधेरे में कविता में लोग खुशी से नृत्य कर रहे हैं? नहीं। धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं? नहीं। लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? नहीं। षड्यंत्रकारी शक्तियां रात में जुलूस निकाल रही है। बाकायदा भाग 3 में वहां पर कविता में जो है वो आया है, मैंने समरी वाली स्टाइल में भी आपको इसमें यहां पर बताया था। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो षड्यंत्रकारी शक्तियां जुलूस निकाल रही है, इसका उत्तर है वो है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, कविता भाग 4, अंधेरे में 4 का गजर किसका प्रतीक है? वहां भी सारांश में मैंने इस शब्द को बताने का प्रयास किया था आपको। 4 का गजर समय के बीतने का, किसी दुर्घटना का, युद्ध के प्रारंभ का, प्रेम का। तो प्रेम का नहीं, युद्ध के प्रारंभ का नहीं, किसी की दुर्घटना का नहीं। अब यहाँ पर यह है कि इतना समय बीत गया है, इस बात का इसमें जिक्र होता है, तो उत्तर जाएगा समय के बीतने का, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, अनगिनत काली काली, अनगिनत काली काली हाइफन डेसों की लिखे किस भावना को व्यक्त करती है? ए, क्रोध को, बी, भय अशांति, सी, प्रेम समर्पण, नो, आनंद, नो। अब यहां पर काली काली हाइफन डेसों की लिखे, तो बेसिकली वहां पर चारों तरफ जिसका माहौल है वो है भय, चारों तरफ जिसकी बात हो रही है वहां पर अशांति की, है ना। तो इसलिए इसका उत्तर इसमें क्या जाएगा? इसका सटीक उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कविता में बरगद का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? क्या सुरक्षा और शांति के लिए है? नहीं। शक्ति और सत्ता के लिए? नहीं। अज्ञानता के लिए? नहीं। गरीबों और वंचितों के एक आश्रय के रूप में यहां पर इस पार्ट में इस पॉइंट को चित्रित किया गया है। बिल्कुल
मुनीश, इसका उत्तर यहां पर जो है क्या होगा, तो गरीबों और वंचितों के आश्रय के रूप में, है ना। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। क्या शानदार पंक्ति है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये पंक्तियां किस रचना से उठाई गई है। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि ये अंधेरे में रचना से उठाई गई है। ये पंक्ति किसकी है, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। क्या बढ़िया लाइन है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, पंक्ति किस भाव को दर्शाती है। क्रांति का आह्वान नहीं, प्रेम का संदेश नहीं, आध्यात्मिक संतोष नहीं, बिल्कुल। अब तक क्या किया, आत्मग्लानि हो रही है। जीवन क्या जिया, विश्लेषण हो रहा है। यह है कॉन्सेप्ट। अच्छा प्रश्न है। ये किसी विगत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, और कॉन्सेप्ट से आपको एक बार में ही याद हो गया। उम्मीद करते हैं आपको शानदार प्रश्नों के सेशन लग रहे होंगे। आप अपने साथियों के मध्य इस पाठ को शेयर करें, हो सके तो इसको अपने स्टेटस पर भी लगाएं, है ना। अब तक क्या किया, आत्मग्लानि। जीवन क्या जिया, आत्मविश्लेषण। उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास ए। ये बिल्कुल सही का सिंबल आ गया इसमें, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, कविता में पागल किसका प्रतीक है। बकायदा यहाँ पर जो है अपन ने इसमें चर्चा की थी, है ना। कविता में पागल जो है वो किसका प्रतीक है, इसकी चर्चा उसमें वहाँ पर हुई है। बताएं, भाग 4 में अपन ने इसकी चर्चा बिल्कुल की थी। समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, अज्ञानता, भय और संकोच। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर जाएगा कि लोग उसको कह तो रहे थे, लेकिन वहाँ पर आया था कि पागल और चेतना के साथ बातें कर रहा था। तो कैसे फिर, तो कहने को वो पागल था, लेकिन वो पागल था नहीं। वो जागरूकता और चेतना का एक प्रतीक के रूप में पाठ में आता हुआ दिखाई दिया। ये बकायदा भाग 4 में यहाँ पर इसकी बातें हैं। फिर आगे, बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक का अर्थ क्या है। ए, घड़ी की आवाज़ सुनना। बी, समय की गंभीरता को महसूस करना। सी, दिल की धड़कन पर ध्यान देना। और डी, सैनिकों की गतिविधियों को देखना। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर होगा कि समय की गंभीरता को महसूस करना, है ना। बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक, तो इसका मतलब है कि समय की गंभीरता को कहीं ना कहीं अपने को महसूस करना है। फिर अगला 45, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, अंधेरे में कविता से। किस कवि की है, गजानन माधव मुक्ति बोध की। क्या बढ़िया लाइन लिखी है। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम पंक्ति किस प्रकार की आलोचना व्यक्त करती है। ए, देश प्रेम की, नो। आर्थिक असमानता की चर्चा ही नहीं है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा ही नहीं है। देश मर गया देश, सामाजिक निष्क्रियता। बिल्कुल यहाँ पर दूबे से चुपके से जो है वो बैठे पड़े हुए हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर किसका है, जीवित रह गए तुम, तो उत्तर आपके पास सामाजिक निष्क्रियता का। शानदार प्रश्न। चलते हैं अगले ऐसे ही किसी क्वालिटी वाले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, गली के मोड़ पर चौराहा। गली के मोड़ पर चौराहा किस स्थिति को दर्शाता है। ए, एक नई दिशा की संभावना। बी, जीवन के संघर्षों का अंत। सी, युद्ध का आरंभ। और डी, प्रेम की प्राप्ति। तो युद्ध का आरंभ और प्रेम की प्राप्ति से तो यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है। गली के मोड़ पर चौराहा। अब गली के मोड़ पर चौराहा, इट मीन्स यहां पर एक नई दिशा, कि मुझे अब एक दिशा में नहीं जाना है, मुझे एक दिशा इधर मिल सकती, इधर मिल सकती है। तो किसका उत्तर है, एक नई दिशा की संभावना। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। यदि आप इसमें यहां पर शानदार एक ऑब्जेक्टिव सेशन वाली बुक को अगर आप देखना चाहते हैं जहां 4000 से प्लस प्रश्न हैं, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण कल, आज और कल। ये एग्जाम AT-AT के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं और अमेजन के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, है ना। अगला पॉइंट, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया। बहुत क्वालिटी वाला प्रश्न और लाइन भी इंपॉर्टेंट। कई बार कई सारी विगत वर्षों की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुकी है।
बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया का तात्पर्य क्या है? ए, अज्ञानता को स्वीकार करना, तर्क और विवेक को नष्ट करना, सी, संघर्ष में जीत प्राप्त करना, धार्मिकता को अपनाना। नहीं, अज्ञानता को स्वीकार करना नहीं, तर्क और विवेक, क्योंकि देखो बुद्धि का फाल फोड़ दिया, भाल फोड़ दिया, इट मीन्स तर्क और विवेक को नष्ट कर दिया। भाग 4 में इसका अच्छी तरीके से जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 48, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाग 4 का केंद्रीय विषय क्या है? ए, प्रेम और त्याग नहीं, प्रकृति का सौंदर्य नहीं, युद्ध और शांति नहीं, सामाजिक चेतना, आत्ममंथन की बात होती हुई दिखाई देती है। इसलिए इसका जो है आंसर क्या है? वो है बी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49, कवि के कंधे पर किसने हाथ रखा जिससे वह चौंक गया? अच्छा प्रश्न है। भाग 5 के अंदर इस प्रकार की यहां पर धुआंधार वाली बात जो है वो इसमें करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अब कवि के कंधे पर तो किसी अजनबी ने नहीं, किसी मित्र ने नहीं, एक पक्षी ने नहीं, एक बरगद के पेड़ का पत्ता आ गिरा था, जिसमें इनको ऐसा महसूस हो गया था कि मेरे कंधे के ऊपर कोई हाथ रख रहा है। क्योंकि एक रहस्यमय घटना के संदर्भ में तो ये पूरी की पूरी बात चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर क्या है? ये है सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, कवि ने बंदूक धाए धाए से किस स्थिति का संकेत दिया है? ए, पर्वतीय यात्रा, डी, पर्वतीय यात्रा, सी, प्राकृतिक सौंदर्य, नहीं, शांति का प्रतीक। अरे कवि ने बंदूक धाए धाए, अब यहां पर यह है कि बंदूक धाए धाए करने की स्थिति में है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप खड़े होने की बारी आ गई है। युद्ध की स्थिति की तरफ हम यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाग 5 के अंतर्गत जो है इसका जबरदस्त तरीके से जिक्र है। 6 नंबर, कवि को प्राकृत गुहा कहां दिखाई देती है? प्राकृत गुहा भाग 5 में जिक्र है। ए, आकाश में, एक पहाड़ की चोटी पर, एक नदी के किनारे पर, भूमि की सतहों के नीचे। गुहा भूमि की सतहों के नीचे, बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। यहां पर चलते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा? तो यह है इसमें बी, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 52, कवि को गुफा के भीतर कौन कौन से रत्न बिखरे हुए दिखाई दिए? भाग 5 में इसके बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। सोने चांदी, मणि तेज स्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न, साधारण पत्थर 9, लाल हीरे 9, मणि तेज स्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न। अब देखो मतलब कवि ने बीच बीच में ऐसे शब्द भी वहां पर धुआंधार वाले यूज किए हैं, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है वो है बी। फिर अगला 53, कवि के अनुसार मणियों का प्रकाश वास्तव में किसका प्रतीक है? धन संपत्ति का नहीं, जादुई शक्ति का नहीं, देवी आशीर्वाद का नहीं, अनुभव का, वेदना का, विवेक का और निष्कर्ष का। तो इसका सटीक आंसर क्या जाएगा? यह है आपके पास बी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यहां पर भूमिका, अन्वी आदि लोगों का उत्तर सही है ना। चलते हैं इसमें 54, कविता में किरणों की गीली हलचल किसका प्रतीक है? कविता में किरणों की गीली हलचल। ए, निरंतर विचारों और अनुभूतियों की सक्रियता, बारिश की बूंदों की चमक, समुद्र की लहरों का शोर और जंगल में बहती हवा। बिल्कुल उर्वी, इसमें यहां पर चर्चा है कि निरंतर विचारों और अनुभूतियों की सक्रियता की तरफ किरणों की गीली हलचल से मतलब लगाया गया है। बिल्कुल अपराजिता, इसमें यहां पर सही है। बिल्कुल अविका, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने गुहा वास देने से किसे वंचित कर दिया? गुहा वास देने से किसे वंचित कर दिया? स्वयं को? नहीं, स्वयं की बात नहीं है यहां। बच्चों को नहीं, सैनिकों को नहीं। उत्तर है यहां पर किसको? तो आंसर जाएगा जनता को, है ना। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है वो है यहां बी। नेक्स्ट पॉइंट 56, कवि ने सुनसान चौराहे के बीच किसका वर्णन किया है? मंदिर का? नहीं। घंटाघर का, बाजार का, सैनिक छावनी का। सुनसान चौराहों के पर पहले क्या लगे रहते थे?
तो वहां पर अगर आप उस समय की बात करोगे तो बाकायदा आपके माइंड में आ जाएंगे घंटा घर हुआ करते थे जहां से इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर होती थी। ठीक, तो उत्तर क्या जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल टहलता है पंक्ति से क्या संकेत मिलता है? काल टहलता है, ए समय की गति, बी किसी भयावह घटना की आशंका, सी प्रकृति का सौंदर्य, डी जीवन का उत्सव। बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा यहां पर क्या? किसी भयावह घटना की आशंका की बात की गई है। बिल्कुल संगीता, आपका उत्तर भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 58। चार घड़ी चेहरे से कवि का क्या तात्पर्य है? ए चार दिशाओं में लगी घड़ियां, बिल्कुल सही। समय की विविध गतियां, बिल्कुल सही। चार अलग विचारधाराएं, बिल्कुल सही। तो फिर क्या इसका आंसर? उपयुक्त सभी लगा दें, लगा दीजिए। इसका उत्तर वो है आपके पास उपयुक्त सभी। पाठ फिलोसॉफिकल है, पहले ही पॉइंट में लिखा है दार्शनिक बातें हैं, और ये दार्शनिक बातें एक बार यदि अंडरस्टैंड हो जाती है तो फिर ये पाठ आसानी से आपको ग्रॉसिंग भी हो जाएगा, है ना। चलते हैं 59। कवि के अनुसार भयानक सिपाही क्या कर रहा है? ए बंदूक चला रहा है, उसकी चर्चा नहीं है। सिपाही को भी जरूरत पड़ती है इसकी, है ना, कभी कभी आप भी करते होंगे। बंदूक चला रहा है, सो रहा है, लोगों से बात कर रहा है, नहीं सिगरेट सुलगा रहा है, भयानक सिपाही। ठीक है, तो उत्तर जाएगा यहां पर क्या? उत्तर है यहां बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कवि किस वस्तु के गोल त्रिकोण में खड़े होने का वर्णन करता है? ए पुलिस दस्ते का, बी बंदूक जत्थे का, सी टैंकों का, और डी अज्ञात योद्धाओं का। देखो पाठ रचना तो है अंधेरे में, लेकिन कवि के समय काल के हिसाब से यदि आप पाठ को इंटरप्रेट कर लेते हैं तो आपके लिए पाठ एक जादुई छड़ी होगी, है ना। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है बंदूक जत्थे का। यहां पर आंसर गोल त्रिकोण से मतलब है इसमें यहां पर बंदूक जत्थे का, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 61। कवि को गलियों में भागते समय कैसा अनुभव होता है? कवि को गलियों में भागते समय कैसा अनुभव होता है? ए आनंदमय, बी भय और घुटन भरा, शांतिपूर्ण और उत्साहजनक। उत्साह का वातावरण था ही नहीं, शांति थी नहीं, आनंद था ही नहीं। जो था वहां कैसा था? उस समय का जो दौर रहा है वो भय और घुटन भरा रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 62। कवि को तिलक की मूर्ति के ललाट से क्या टपकता प्रतीत होता है? तिलक की, महात्मा गांधी की, आदि बड़े बड़े विद्वानों की गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी इस अंधेरे में कविता में यहां पर इनकी चर्चाएं की है। अब वहां पर उनके अलग अलग अंगों से अलग अलग बातें हैं, पर यहां पर जो आपको प्रश्न बनाया है वो यह है कि तिलक की मूर्ति है, और तिलक की मूर्ति के ललाट से क्या टपक रहा है ना। केवल अभी यहां पर इस प्रश्न में ललाट की बात है, पूरे उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग बातें की उन्होंने। जल नहीं टपक रहा है, पसीना नहीं टपक रहा है, धूल नहीं टपक रही है, जो उस दौरान का जो समय होगा ललाट से रक्त ही टपक रहा होगा। यह है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या गया? यह है इसमें सी। जजमेंट लगाइए, समझिए, विचारिए। आप भी यहां पर एक राष्ट्र निर्माता का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको ऐसी चीजें जो है बहुत जल्दी ग्रास्पिंग होनी चाहिए। गांधी जी कविता में कौन सी? अंधेरे में, इनका भी जिक्र है। गांधी जी मतलब कविता में, इट मीन्स अंधेरे में, कविता में किस अवस्था में प्रस्तुत किए गए हैं? ए शक्तिशाली नेता के रूप में, बी शांत विचारक के रूप में, सी दुर्बल संघर्षरत व्यक्ति के रूप में, युद्धरत योद्धा के रूप में। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इस कविता में उन्होंने यहां पर गांधी जी को दुर्बल और संघर्षशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि समय तो लगा। समझ में आ रहा है पार्ट? जो शुरू में जो बातें बताई थी उससे कनेक्टिविटी है। हाँ, यही तो विशेषताएं हैं, यही है टीचिंग, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक, उत्तर इसमें यहां पर क्या गया? सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने कवि से शिशु को क्या करने को कहा था? आपस में बातचीत होती है यहां पर प्रतीकात्मक रूप में। त्यागने का नहीं, सुलाने का नहीं, कहीं छोड़ आने का नहीं, उन्होंने कहा था कि शिशु को, बिल्कुल सही जवाब, संभाल करके रखना, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? यह है आपके पास इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट 65। शिशु के रोने की आवाज से कवि को किसका स्मरण होता है? ए बचपन की लोरी, बिल्कुल नहीं। क्रोध और शिकायत, माता पिता का प्रेम, भय और संकोच। माता पिता का प्रेम भी काट दो, बचपन की लोरी भी काट दो। बिल्कुल महेश ने इसका उत्तर दिया, वो है क्रोध और शिकायत। शिशु के रोने की आवाज से कवि को किसका स्मरण हो रहा है? तो क्रोध का और शिकायतों का। लेकिन करे भी तो किस पर करें क्रोध, और शिकायत करे भी तो किस पे करें, है ना। अगला, कविता के अंत में कवि की मन स्थिति को कैसे दर्शाया गया है? इट मीन्स यहां पर ये जो अपने पास इसका जो भाग नंबर 6 आता है, इस भाग नंबर 6 का अंत, है ना, कविता की बजाय अपन यहां पर इसको ऐसा कहें कि भाग 6 के अंत में कवि की मन स्थिति कैसी हो जाती है? ए निराशाजनक, संतोषजनक, कर्तव्यहीन, नहीं, संघर्षशील और संकल्पित, कि संघर्ष करना है लेकिन संकल्प को भी नहीं डिगने देना है। ठीक है, तो उत्तर इसमें यहां पर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट, अंधेरे में कविता में छायाकृतियां किसका प्रतीक है? ये बकायदा जब इसका भाग 7 स्टार्ट होता है तो वहां क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता में छायाकृतियां किसका प्रतीक है? प्रकृति के सौंदर्य का नहीं, आत्मज्ञान का नहीं, बचपन की याद का नहीं, समाज की रूढ़ियों का और समस्याओं का, और रूढ़ियों में इतना बंधा हुआ है कि उसे बाहर ही नहीं निकल पाता और निष्क्रियता की भी हद हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या है? यह है यहां पर बी। उम्मीद करता हूं कि पाठ आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। पाठ कैसा लगा, पाठ के उस पर जो है आप कमेंट अपने जरूर लिखें। अगला, कविता में काले गुलाब व स्याही सिवंती, ये लाइन है वहां पर, कविता में काले गुलाब व स्याही सिवंती किनका प्रतीक है? संघर्ष और विद्रोह का, सौंदर्य और प्रेम का, विनाश और पतन का, नैतिकता और सद्गुणों का। बिल्कुल सही जवाब, संघर्ष और विद्रोह। कुछ शब्द यदि यहां से लेकर के चलते हैं तो सारी बातों को, सारे भागों को निचोड़ करके रखा जा सकता है मेरे प्यारे विद्वानों। इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है अपने पास यहां पर ए। 69, कवि किसके संकेतों की बात करता है? ए समाज के बंधनों की, बी फूलों की खुशबू की, सी भूमिगत क्रांति की, और डी प्रकृति के चित्रों की। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर अपने पास क्या है? भूमिगत क्रांति की, समाज बंधन, फूल खुशबू से कोई मतलब नहीं है। यहां पर यह है कि भूमिगत क्रांतियां भी जो है वो कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता महसूस होती है। कविता में बिजली के फूल किसका प्रतीक है? ए वैज्ञानिक प्रगति का, सामाजिक अन्याय का, धार्मिक आस्था का नहीं, आत्मज्ञान और क्रांतिकारी ऊर्जा के प्रतीक के रूप में इनको यहां पर डिफाइन किया गया है भाग 7 में, है ना। चलते हैं अगले की तरफ। कवि क्यों असंतोष प्रकट करता है? क्योंकि उसे अपनी अभिव्यक्ति में कमी महसूस होती है। अभिव्यक्तियां तो कर रहे हैं पर जितना हो सके, है ना, क्योंकि वो अपनी कविता को अधूरा मानता है, क्योंकि उसे समाज ने नकार दिया, क्योंकि वो जीवन में अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है कि मेरी अभिव्यक्ति में इतना भी दम नहीं है कि मैं इस समाज को जो है कहीं ना कहीं और बढ़िया तरीके से यहां पर जगा पाऊं, है ना। तो इसमें यहां पर इस प्रकार की बातें हैं। अगला, मस्तक शिराओं में तनाव किस भावना को दर्शाता है? मस्तक शिराओं में तनाव, प्रेम सौंदर्य को, शांति धैर्य को, आध्यात्मिक भक्ति को, नहीं, क्रांति और विद्रोह को। उम्मीद करता हूं कि यदि पहले के प्रश्नों को आपने सही ढंग से अगर सुन लिया है तो अब आपकी एक रिदम बनती हुई दिखाई दे रही है कि प्रश्नों के उत्तर हमें किस दिशा में ले जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसका उत्तर अपने पास यहां पर जाएगा, क्या है? क्रांति और विद्रोह। फिर अगला, कविता में तोड़ते ही होंगे मठ, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब से क्या अभिप्राय है? धार्मिक आस्थाओं को नष्ट करने का आह्वान? नहीं। ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने का? नहीं।
नए धार्मिक आंदोलन की स्थापना नहीं, पुरानी रूढ़ियों और शोषणकारी व्यवस्थाओं को समाप्त करने का समय आ गया है, इसलिए इनको तोड़ना ही होगा, है ना। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, और ये सब जब तक हम यहाँ पर नहीं तोड़ेंगे तब तक हम यहाँ पर स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लाल लाल किरणें किसका प्रतीक है? सृजनात्मक ऊर्जा का नहीं, प्रेम शक्ति का नहीं, शांति और सौंदर्य का नहीं, क्रांतिकारी चेतना और संघर्ष का प्रतीक है। लाल लाल किरणें, है ना। तो उत्तर अपने पास क्या जाएगा? यह है इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट, कविता में पर्चा क्या दर्शाता है? बकायदा यहां पर इसमें जिक्र है भाग 7 में, गोपनीय विचारों और क्रांतिकारी संदेशों का संप्रेषण। लगता तो यही है कि पर्चे में यही तो होगा। परीक्षा की तैयारी नहीं, प्रेम पत्र का प्रतीक, आध्यात्मिक संदेशों का प्रचार नहीं। क्या? गोपनीय विचारों और क्रांतिकारी संदेशों के संप्रेषण की बात होती हुई दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 76, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। क्या प्यारी बात कही इन्होंने, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति क्रांति के लिए तैयार नहीं होता। बहुत प्यारी बात। धनवान व्यक्ति हमेशा उदार कभी नहीं। समाज में सब कुछ पूंजी से चलता है? नहीं। व्यक्ति का हृदय केवल प्रेम से बदलता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति क्रांति के लिए तैयार नहीं होता, ऐसा माना जाता है ना। तो उत्तर क्या जाएगा? यह है आपके पास, ये बिल्कुल सही जवाब। अगला इसमें 77, बिल्कुल वीरेंद्र, मुझे लगता है कि वीरेंद्र का भी जो है कॉन्सेप्ट बन गया होगा और आप थोड़ी सी हिम्मत जग रही है कि अंधेरे से उजाले की तरफ रवाना हो रहा हूं, है ना। अंधेरे में कविता में नगर में किस चीज का वर्णन किया गया है? इसका भाग 8 के आखिरी के प्रश्न जो है वो आपके पास। अंधेरे में कविता में नगर में किस चीज का वर्णन किया गया है? फूलों की खुशबू का? नहीं। शांत वातावरण, पर्व का उल्लास, या फिर भयानक धुएं का उठना। चूंकि अब हम यहां पर उधर की तरफ उड़ गए हैं कि आप सब जो है कहीं ना कहीं जगते हुए दिखाई दे रहे हैं, धुआं सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर जाएगा इसमें यहां पर बी। 78, कविता में पथरीले चेहरे के खाकी, ये है खाकी, ये कसे ड्रेस किसे इंगित करता है? 8वें भाग में इसका उल्लेख है। लेखक के मित्रों का नो, राहगीरों का नो, बच्चों का नो, खाकी जवान, सेना के जवान, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है यहां पर ए, सेना के जवानों को। चले अगला पॉइंट, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई पंक्ति कविता में किस भावना को दर्शाती है? ए, उल्लास को नहीं, प्रेम को नहीं, आत्मसंतोष, आग लग गई भय, गोली चल गई अशांति। पाठ के प्रश्न जो हैं वो आप यहां पर पकड़ के दायरे में हैं। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? यह है आपके पास बी, है ना। बहुत शानदार तरीके से फिलोसॉफिकल स्टाइल में ये पाठ जो है पूरा का पूरा डिस्कस हुआ है। कवि के अनुसार साहित्यिक, कविजन, चिंतक, शिल्पकार आदि किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं? वे आंदोलन करते हैं, वे चुप रहते हैं, वे सरकार का समर्थन करते हैं, वे हिंसा में शामिल होते हैं। तो यहां पर यही है कि पॉइंट आया था कि बुद्धिजीवी वर्ग चुप रहता है। साहित्यिक, कविजन, चिंतक, शिल्पकार, ये सब क्या है? ये बुद्धिजीवी वर्ग है और इनका चुप रहना ही बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये इसका उत्तर क्या गया? वे चुप रहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, और अपन ये कहें कि इस बेला के आखिरी से आखिरी वाले प्रश्नों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कवि ने बौद्धिक वर्ग को किस रूप में प्रस्तुत किया? अच्छा प्रश्न है, विगत वर्ष की किसी परीक्षा में आ चुका है। निडर योद्धा नहीं, सच्चाई की समर्थक नहीं, प्रेरणा स्रोत नहीं, अपने आप को बेचा हुआ कृतदास। ये कृतदास, इन्होंने अपने आप को बेच दिया, ये कहते हैं मुक्तिबोध। बहुत शानदार, इसके लिए यहां पॉइंट जो है वो लाते हुए दिखाई देते हैं। कृतदास बकायदा शब्द यूज है कविता के 8वें भाग में यहां पर, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? यह है आपके पास 81 का बी, कृतदास या बेच दिया गया वर्ग के रूप में डिफाइन कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार
शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर, शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर किस चीज को दर्शाता है? ए, जनता की दृढ़ निश्चय शक्ति, सैनिकों का पराक्रम, कवि की कल्पना, समाज की निष्क्रियता। तो यहां पर उत्तर अपने पास क्या जाएगा? लोहे का मजबूत ज्वलंत। अब मतलब जनता दृढ़ शक्ति की तरफ आ गई है और अब हर यहां पर किसी बात के लिए लोहा लेने के लिए खड़ी है। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा? सोचा कि पाठ कहां से शुरू हुआ और किधर की तरफ इतनी बड़ी लंबी कविता में अपनी बातें इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो आंसर है यहां पर ए। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कवि ने गेरुआ मौसम का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, प्रेम की अनुभूति नहीं, सांस्कृतिक त्योहार नहीं, संघर्ष और क्रांति की तरफ यहां पर इंडिकेट किया गया है। तो उत्तर इसमें क्या जाएगा? उत्तर जाएगा अपने इसमें बी, है ना। तो आंसर है यहां पर बी। फिर अगला क्वेश्चन, वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था। अच्छा प्रश्न है, वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था। इस पंक्ति में वह किसका प्रतीक है? ए, खोई हुई आत्मा, बी, प्रेमिका, कोई सैनिक, कोई भूतकाल का पात्र। तो यहां पर देखो, जिससे पाठ इन्होंने शुरू किया, पाठ के खत्म होते होते उन्होंने कहा कि वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था। इट मीन्स जो आदर्श शक्ति जिसकी बात कर रहे थे, जिसे खोई हुई आत्मा की ये बात कर रहे थे और जिसे पल पल डर रहे थे, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की जो स्थिति थी, क्या शानदार तरीके से पूरी कविता में इंटरप्रेट है। ठीक है, अगला पॉइंट, कवि किसे परम अभिव्यक्ति मानता है? ए, सामाजिक क्रांति को, बी, आत्म साक्षात्कार को, सी, प्रेम की अनुभूति को, डी, राजनीतिक परिवर्तन को। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर कवि किसे परम, तो परम अभिव्यक्ति, आत्म साक्षात्कार। वो कहते हैं कि अब जो है मेरी अभिव्यक्ति में इतना भी दम नहीं था। बकायदा पार्ट 8 के अंदर उस प्रकार की बातें होती है कि मैं यहां पर लोगों को बहुत धुआंधार तरीके से जगा पाऊं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसमें बी, साक्षात्कार, है ना। अगला, कवि अंत में क्या खोजने का प्रयास कर रहा है? पूरी कविता और 8वें भाग का भी अब अंत की तरफ हम रवाना हैं। कवि अंत में क्या खोजने का प्रयास कर रहा है? प्रेमिका नहीं, गुमशुदा व्यक्ति नहीं, इतिहास का रहस्य नहीं। वो ये कहता है कि बेसिकली मेरी जो अभिव्यक्ति का जो कलम था, उसमें यहां पर इस समाज में परिवर्तन लाने का दमखम रहा या नहीं रहा, ये खोजने का प्रयास वो कर रहा है। इसलिए तो पाठ में तिलक और गांधी जैसे भी एग्जाम्पल उन्होंने वहां पर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अंधेरे में ये जो पाठ है गजानन माधव मुक्ति बोध का, आपको उजाले की तरफ ले जाएगा यदि आपने पूरा पाठ एक एक पॉइंट को सही और शानदार तरीके से सुना होगा तो। क्योंकि ये पाठ आमतौर पर इतना नॉर्मल भी नहीं है कि जिसका खोखा खाली हो और वो इस पाठ को समझ जाए। इसके लिए यहां पर चूंकि रहस्यमयी बातें थी, अदृश्य शक्तियों की बातें थी, है ना, इसलिए जो है कहां से कविता पाठ को शुरू करते हैं और भाग 8 के रूप में कैसे एंडिंग की तरफ ले जाते हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल बातें थी। और यदि एक एक बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो आज के बाद अंधेरे में कविता से आप प्रकाश की तरफ चले जाओगे और किसी पाठ और को सुनने की आवश्यकता ही आपको महसूस नहीं होगी, इतनी तो उम्मीद है। पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट आपका जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि इतनी मेहनत करके जो आप लोगों के लिए यहाँ पर अंधेरे में पाठ रचना को जो डिस्क्राइब किया गया है वो कैसे है। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।